वीग्रो की ओर से आज की शेयर बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर आपका रियल टाइम स्टॉक मार्केट दोस्त। तो आज भारतीय शेयर बाजारों के लिए कहना पड़ेगा एक बेहद मुश्किल दिन साबित हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही जो मुख्य इंडेक्स हैं उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा लगा जैसे पिछले सेशन की जो भी बढ़त थी वो सब एक झटके में चली गई। बिल्कुल। और ये गिरावट सिर्फ ऊपरी नहीं थी, काफी गहराई तक थी। आप देखिए, लगभग हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव एकदम साफ महसूस हो रहा था। इन्वेस्टर्स में चिंता थी और वो आंकड़ों में भी दिख रहा था। तो फिर चलिए आज के इस विश्लेषण में हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस बड़ी गिरावट के पीछे असली वजह क्या रही, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेस हैं, मार्केट रिपोर्ट्स, खबरें, एक्सपर्ट्स की बातें, उनसे क्या खास निकल कर आ रहा है। हाँ, यही हमारा मकसद है आज। हम फैक्ट्स और जो अलग-अलग एनालिसिस हैं, उनको जोड़कर आज के बाजार की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे समझने में मदद मिलेगी कि ये सब क्यों हुआ और शायद आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मुख्य आंकड़ों से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 849.73 अंक गिरा, यानी करीब 1.04% की गिरावट, और ये 80,786.54 पर बंद हुआ। दिन में तो ये 80,700 से भी नीचे गया था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 वो भी पीछे नहीं रहा। उसमें 255.70 अंकों की गिरावट आई, मतलब 1.02%, और ये 24,712.05 पर बंद हुआ। दिन के दौरान तो एक समय निफ्टी 24,689.60 तक चला गया था। अच्छा। ये निफ्टी के लिए अगर देखें तो 9 मई के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है, मतलब करीब 3.5 महीने पीछे। बाप रे। और बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल रहा? निफ्टी बैंक इंडेक्स, हाँ, वहां भी भारी बिकवाली थी। वो करीब 700 अंक टूटा। और जो एक महत्वपूर्ण लेवल है 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसके नीचे बंद हुआ। ऐसा 22 मई के बाद पहली बार हुआ है कि निफ्टी बैंक इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ हो। तो अब सवाल यह कि इतनी बड़ी गिरावट ये आई क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक ट्रिगर तो अमेरिका से आया। अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि वो भारतीय प्रोडक्ट्स पर जो मौजूदा टैरिफ है उसके ऊपर और 25% टैरिफ लगाएगा, और ये 27 अगस्त से लागू होना है। अच्छा, 27 अगस्त से। हाँ, तो मतलब कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। इस खबर ने निवेशकों के सेंटिमेंट पर बहुत बहुत बुरा असर डाला, खासकर उन कंपनियों के लिए जो अमेरिका एक्सपोर्ट करती हैं। एक तरह से कहें तो ट्रेड वॉर का डर और गहरा गया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। अच्छा, और भी कुछ था? हाँ, ग्लोबल माहौल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक खबर आई कि यूएस फेडरल रिजर्व के एक गवर्नर को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे अमेरिकी सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। और साथ ही एशिया के दूसरे बाजारों में भी कमजोरी थी। जापान का निकी 2 हफ्तों के निचले स्तर पर था। हांगकांग का हैंग सेंग भी गिरा। अच्छा। तो जब ग्लोबल मार्केट कमजोर होते हैं तो उसका असर तो भारतीय बाजार पर भी पड़ता ही है। और इस पूरी उथल-पुथल का असर भारतीय रुपए पर भी दिखा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया। ये करीब अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, पर 10 से 13 पैसे गिरकर 87.68 के आसपास बंद हुआ। ये लगातार 5वां दिन था जब रुपए में गिरावट देखी गई। तो जब विदेशी निवेशक बेचते हैं, डॉलर बाहर ले जाते हैं, तो रुपए पर दबाव बढ़ता है, और वैश्विक अनिश्चितता में डॉलर वैसे भी मजबूत होता है। सही बात है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। जहां लगभग पूरा बाजार लाल निशान में था, वहीं एक सेक्टर ऐसा था जिसने न सिर्फ गिरावट का सामना किया बल्कि बढ़त के साथ बंद हुआ। मैं बात कर रहा हूं एफएमसीजी सेक्टर की। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स करीब 0.91% ऊपर बंद हुआ। हाँ, ये काफी हैरानी की बात थी ऐसे माहौल में। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? कोई खास खबर थी क्या? हाँ, इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो है जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीदें। बाजार में ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार शायद त्योहारी सीजन को देखते हुए 20 सितंबर तक कुछ जरूरी सामानों पर जीएसटी की दरें कम कर सकती है। अच्छा। तो अगर ऐसा होता है तो जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, उनकी मांग बढ़ सकती है। इसी उम्मीद ने आज इस सेक्टर को सहारा दिया। और इसी उम्मीद का असर शायद स्टॉक्स पर भी दिखा फिर? HUL, ITC जैसे स्टॉक्स। बिल्कुल। हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब HUL, उसका शेयर 2.32% चढ़ा,
आईटीसी में भी 1% की बढ़त रही और नेस्ले इंडिया जैसे दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। एक और दिलचस्प बात, आज के टॉप गेनर्स में आइशर मोटर्स भी था। हाँ, वो तो ऑटो से है। हाँ, है तो ऑटो सेक्टर की कंपनी, लेकिन उसका कारोबार भी कंज्यूमर सेंटिमेंट यानी ग्राहकों के मूड और खर्च करने की क्षमता से काफी जुड़ा हुआ है, तो शायद वो भी एक फैक्टर रहा। तो एक तरफ ये बाहरी झटके हैं जैसे अमेरिकी टैरिफ, और दूसरी तरफ ये घरेलू उम्मीदें। मतलब क्या ये घरेलू कारक इतने मजबूत हैं कि बाहरी दबावों को झेल सके? ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो निवेशक सरकार के उन कदमों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसमें ये जीएसटी कटौती की संभावना तो है ही, साथ ही इस बात पर भी नजर है कि क्या सरकार उन उद्योगों को कोई राहत पैकेज देगी जो अमेरिकी टैरिफ से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। कुछ विश्लेषक जैसे स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि भारत के अपने आर्थिक बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स वो अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। खासकर जिस तरह से घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक डिमांड पर फोकस है, उससे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन क्या ये काफी होगा? हाँ, वही बात है। क्या ये पूरी तरह से काफ़ी होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। ये एक तरह की रस्साकशी है बाहरी दबावों और अंदरूनी ताकत के बीच। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स का क्या हाल रहा। आपने बताया कि एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स गिरे। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे आज? हाँ, बिकवाली बहुत फैली हुई थी। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में आई जो 2.24% टूट गया। इसके बाद नंबर आता है निफ्टी पीएसयू बैंक का, वो -1.87% गिरा। फिर निफ्टी फार्मा -1.67%, निफ्टी मेटल -1.66% और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -1.77%। ये सभी सेक्टरल इंडेक्स आप देखें तो 1.5% से लेके करीब 2.5% तक गिरे। इनके गिरने की क्या खास वजहें रहीं? क्या सब पर टैरिफ का ही असर था या कुछ और भी? नहीं, देखिए हर सेक्टर की अपनी कहानी भी थी। हाँ। हालांकि माहौल तो नेगेटिव था ही। रियलिटी सेक्टर में हाल में काफी तेजी आई थी, तो आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। अच्छा, मुनाफा वसूली। हाँ, पीएसयू बैंकों का भी कुछ वैसा ही हाल था। अच्छा। अच्छी बढ़त के बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया। फार्मा सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग तो थी ही, साथ में सन फार्मा जैसा बड़ा स्टॉक है, उस पर एक बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा ने अपनी रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी। तो इस खबर ने भी सेंटिमेंट खराब किया और सन फार्मा का शेयर 3% से ज्यादा गिर गया। और मेटल सेक्टर पर वैश्विक कमोडिटी कीमतों को लेकर जो चिंताएं हैं और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, मतलब जब निवेशक जोखिम से बचते हैं, उसका असर पड़ा। और बड़े शेयरों का क्या हाल रहा? मतलब निफ्टी की गिरावट में किनका सबसे बड़ा हाथ था, जो हैवी वेट्स हैं? हाँ, आज की गिरावट में कुछ हैवीवेट स्टॉक्स का बड़ा योगदान रहा। अकेले आईसीआईसीआई बैंक ने ही निफ्टी को करीब 37 अंक नीचे खींचा। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका करीब 30 अंकों का नेगेटिव योगदान था। भारतीय एयरटेल का 22 अंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी एमएनएम का भी 22 अंक और लार्सन एंड टोब्रो यानी एलएनटी का 21 अंक। बाप रे। तो अगर आप देखें तो सिर्फ इन 5 शेयरों ने मिलकर ही निफ्टी की कुल 255 अंकों की गिरावट में 130 से ज्यादा अंकों का योगदान दे दिया। इनके अलावा और कौन से बड़े नाम थे जो आज गिरावट में थे? लिस्ट तो काफी लंबी है। श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा जिसकी हमने बात की, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, कई और दिग्गज शेयर भी आज गिरावट का शिकार हुए। अच्छा, ये तो हुई बड़े शेयरों की बात। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या वहां भी इतनी गिरावट थी या कुछ अलग था? ये एक और ध्यान देने वाली बात है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज बेंचमार्क इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अच्छा। हाँ, बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.3% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% लुढ़क गया। इसी तरह निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में करीब 1.5% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट आई। तो इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब यह है कि बिकवाली का दबाव सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं था, बल्कि बाजार की चौड़ाई में, मतलब ज्यादातर शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। ये अक्सर बाजार में बढ़ती चिंता का संकेत होता है। और विदेशी निवेशकों मतलब एफआईआईज और घरेलू निवेशकों डीआईआईज, उनकी तरफ से क्या रुझान रहा? उनके खरीद बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं?
यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है जो बाजार पर असर डाल रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। सोमवार 25 अगस्त के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक FIIs ने 2466.24 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पूरे अगस्त महीने में अब तक FIIs कुल मिलाकर 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। काफी बड़ी रकम है ये तो। हाँ, ये एक चिंताजनक ट्रेंड है क्योंकि FIIs का पैसा निकलना बाजार पर दबाव बनाता है। ये शायद सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का डर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने का संकेत भी हो सकता है। लेकिन क्या घरेलू निवेशक भी बेच रहे हैं DIIs? नहीं, और यही एक कह सकते हैं राहत की बात है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने 3,176.69 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। अच्छा। तो DIIs की ये खरीदारी बाजार को एक तरह का सहारा दे रही है, वरना FIIs की बिकवाली के दबाव में गिरावट और भी ज्यादा हो सकती थी। ये दिखाता है कि घरेलू निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बना हुआ है, कम से कम अभी के लिए। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए अब फिर से ग्लोबल फैक्टर्स पर लौटते हैं, खासकर उस अमेरिकी टैरिफ वाले मुद्दे पर। आपने बताया कि ये आज की गिरावट का मुख्य कारण था। 27 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आ रही है, इसका दबाव कैसे महसूस हो रहा है मार्केट में? दबाव साफ तौर पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे 27 अगस्त की तारीख पास आ रही है, इन्वेस्टर्स की घबराहट बढ़ रही है। अमेरिका का ये कदम कि मौजूदा 25% टैरिफ के ऊपर और 25% लगाकर इसे कुल 50% कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा कदम है। इसने ट्रेड वॉर की आशंकाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? मतलब क्या इसका असर वाकई बहुत बुरा होगा? यहाँ थोड़ी मिलीजुली राय है। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भारत के एक्सपोर्टर्स की मुख्य बॉडी है, उन्होंने तो गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उन 2/3 सामानों पर जो अमेरिका को जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग $86.5 बिलियन है। ओह, ये सीधे तौर पर हजारों एक्सपोर्टर्स और उनसे जुड़े रोजगार पर असर डाल सकता है। इसका साइकोलॉजिकल असर भी बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ और भी राय है। हाँ, दूसरी तरफ नेटिक्सिस जैसे कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका मानना है कि शायद इसका जो तात्कालिक असर है वो उतना भयानक ना हो जितना डर जताया जा रहा है, और इसे मैनेज किया जा सकता है। उनका तर्क हो सकता है कि कंपनियां शायद दूसरे बाजारों की तरफ देखें या सरकार कुछ राहत दे, लेकिन फिलहाल डर का माहौल हावी है और बाजार सबसे बुरे सिनेरियो को लेकर चिंतित दिख रहा है। टैरिफ के अलावा दूसरे ग्लोबल फैक्टर्स कौन से थे जिन्होंने आज माहौल खराब किया? आपने फेड गवर्नर का जिक्र किया था। हाँ, वो फेड गवर्नर वाली बात, उससे सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर चिंता बढ़ी। इसके अलावा एशियाई बाजार जैसे जापान, हांगकांग वो कमजोर रहे। यूरोप के बाजार भी गिरावट के साथ खुले, खासकर फ्रांस में जहां राजनीतिक अनिश्चितता है। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरकर बंद हुए थे और आज भी उनके फ्यूचर से सुस्त शुरुआत के ही संकेत मिल रहे थे। और कच्चे तेल का क्या? हाँ, वो भी एक फैक्टर है। कच्चे तेल की कीमतें भी पिछले कुछ समय से बढ़ी हुई हैं और 2 हफ्तों के हाई के पास बनी हुई हैं। तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई की चिंता बढ़ाती हैं, जो अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक नेगेटिव ग्लोबल माहौल बना रहे थे। ठीक है, अब जरा तकनीकी चार्ट्स पर नजर डालते हैं। आज की गिरावट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं? तकनीकी तौर पर भी आज बाजार काफी कमजोर नजर आया। निफ्टी ने 24,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसको निर्णायक रूप से तोड़ दिया। किसी सपोर्ट लेवल का टूटना अक्सर और गिरावट का संकेत माना जाता है। और मूविंग एवरेज वगैरह का क्या हाल है? आज की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी के 20 दिन के मूविंग एवरेज DMA के नीचे हुई है, जो करीब 24,737 पर था। ये एवरेज पिछले 20 दिनों की औसत क्लोजिंग होती है और इसके नीचे जाना अक्सर शॉर्ट टर्म में कमजोरी का संकेत होता है। इतना ही नहीं, निफ्टी अपने 50 दिन के EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसल गया है। और RSI जैसे इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? मोमेंटम कैसा है? RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो बाजार के मोमेंटम या रफ्तार को मापता है, उसने भी बियरिश क्रॉसओवर दिखाया है। आसान भाषा में कहें तो ये इस बात का संकेत है कि बाजार में ऊपर जाने की ताकत कम हो रही है और बिकवाली का जोर बढ़ रहा है। तो ये सारे तकनीकी संकेत मिलकर बाजार में फिलहाल कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
तो तकनीकी विश्लेषकों की क्या राय बन रही है अब? उनके हिसाब से आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ? ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट अब थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, रेलिगेयर ब्रोकिंग जैसे जानकार हैं, उनका मानना है कि जब तक निफ्टी 24,850, 24,900 के दायरे को पार करके उसके ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। ये लेवल पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस यानी बाधा बन गया है। और नीचे की तरफ कहां तक गिरावट जा सकती है? क्या सपोर्ट लेवल्स हैं? पहला सपोर्ट अब 24,600 के आसपास देखा जा रहा है। वहां हाल ही में एक गैप बना था जिसे बाजार भरने की कोशिश कर सकता है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार गिरावट 24,550, 24,500 तक बढ़ सकती है। और सेंसेक्स के लिए? सेंसेक्स के लिए ये स्तर लगभग 80,200, 80,000 के बराबर होगा। एलकेपी सिक्योरिटीज का एनालिसिस तो यहां तक कहता है कि अगर बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो गिरावट 24,150 तक भी जा सकती है। बाप रे। और अगर बाजार यहां से संभलता है तो ऊपर की तरफ कौन से लेवल देखने होंगे? अगर कोई रिकवरी आती है तो पहला पड़ाव होगा 24,750 का लेवल, जो कि 20 डीएमए के आसपास है। इसके ऊपर टिकने पर ही 24,850, 24,900 के रेजिस्टेंस जोन को पार करने की कोशिश हो सकती है। सेंसेक्स के लिए ये रेजिस्टेंस जोन 81,300, 81,500 के आसपास होगा। जब तक इन ऊपरी लेवल्स को पार नहीं किया जाता तब तक सेल ऑन राइज यानी हर उछाल पर बिकवाली की स्ट्रेटजी हावी रह सकती है। तो इस सारे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल निवेशकों और ट्रेडर्स को अब क्या करना चाहिए? मौजूदा हालात में क्या रणनीति अपनानी बेहतर होगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। देखिए, एनालिस्ट्स की आम सलाह यही है कि अपनी पोजीशंस को बाजार के मौजूदा रुझान जो कि फिलहाल कमजोर है उसके अनुसार एडजस्ट करें। मतलब बेवजह का रिस्क लेने से बचें और सावधानी बरतें। और स्ट्रैटेजी के तौर पर? स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें तो एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जिन सेक्टर्स का सीधा संबंध एक्सपोर्ट से है उनमें फिलहाल दबाव बना रह सकता है। अमेरिकी टैरिफ की चिंता के कारण इन सेक्टर्स में किसी भी तेजी पर बिकवाली आ सकती है। दूसरी तरफ जो सेगमेंट घरेलू मांग पर ज्यादा निर्भर हैं, जैसे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हालांकि आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी गिरे, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनमें स्थिरता की उम्मीद ज्यादा रहती है, खासकर अगर जीएसटी कटौती जैसी खबरें आती हैं, उनमें शायद थोड़ी राहत मिले। तो ये एक तरह से डिफेंसिव प्ले हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक ये एक डिफेंसिव प्ले हो सकता है मौजूदा माहौल में। इसके अलावा आगे कुछ चीजों पर कड़ी नजर रखनी होगी। एफआईआईज का पैसा कब वापस आना शुरू होता है, ग्लोबल बाजारों का रुख क्या रहता है, और क्या सरकार टैरिफ की चिंताओं को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है। इन सब बातों से ही बाजार की अगली दिशा तय होगी। तो कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? एक निचोड़ अगर दें। सार यही है कि आज के दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी नेगेटिव रहा। इसके पीछे मुख्य तौर पर दो वजह थीं। अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैरिफ का बढ़ता दर और कमजोर वैश्विक संकेत। इस चौतरफा गिरावट के बीच सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर ही एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा, वो भी घरेलू जीएसटी कटौती की उम्मीदों के सहारे। ये गिरावट खासकर जिस तेजी और जिस व्यापकता के साथ आई, वो यकीनन कई निवेशकों के लिए चिंता का सबब बनी होगी। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव उसकी प्रकृति का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मतलब अल्पकालिक अस्थिरता वो हमेशा रहती है। जैसा कि कई एनालिस्ट ने भी इशारा किया है, ऐसी गिरावटें जहां एक तरफ जोखिम बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के अवसर भी पैदा कर सकती हैं। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की अपनी ताकत और वैश्विक व्यापार युद्ध जैसे बाहरी दबावों के बीच बाजार कैसे संतुलन बनाता है। और दर्शकों को याद दिला दें कि कल यानी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। हाँ, ये जरूरी जानकारी है। और उसके अगले दिन यानी गुरुवार 29 अगस्त को अगस्त महीने की एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी है। हाँ, एक्सपायरी डे। एक्सपायरी के दिन अक्सर बाजार में उठापटक बढ़ जाती है, तो उस दिन भी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। अंतिम विचार, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में बाजार किस तरह की निवेश रणनीतियों को रिवॉर्ड करता है। क्या निवेशक उन कंपनियों पर भरोसा जताएंगे जिनकी कहानी मजबूत घरेलू मांग पर टिकी है,
या फिर वैश्विक जोखिमों का डर इतना हावी रहेगा कि सुरक्षित निवेश के विकल्प ही तलाशे जाएंगे? ये संघर्ष ही अगले कुछ समय तक बाजार की दिशा तय कर सकता है। आपको भी अगर रियल टाइम स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अलर्ट्स बिना देरी के व्हाट्सएप पे चाहिए, तो वीग्रो के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आसान बन जाता है। वार्निंग: यह विश्लेषण केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है। बाजार में निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया सावधानी बरतें।